हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक नए कंसेप्ट को शुरू किए हुए हैं जिसका नाम है वर्ब पार्ट 2। इसके पहले मेरा वर्ब का एक पार्ट जो है दे चुके हैं। आज हम लोग इसके वर्ब का दूसरा पार्ट करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या महत्व है और इसके और कितने टाइप्स हो सकते हैं और सेंटेंस में उनकी क्या भूमिका होती है। ये सब अभी हम लोग जान पाएंगे और यह क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप इसे शुरू से अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग वर्ब का जो एक प्रकार है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसको अभी हम क्लियर करेंगे, है ना, कि इसका फंक्शन क्या है और इसमें बेसिक अंतर क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राइट, a verb that is limited by the person number of the subject is called finite verb। इसको ध्यान से देखिएगा। a verb that is limited by the person and the number, है ना, to the subject is called finite verb। एक ऐसा verb जो किसी सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड होता है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से गाइड होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से उसका रूप जो होता है निश्चित होता है, इसीलिए इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसका सब्जेक्ट का जो नंबर है और जो सब्जेक्ट का नंबर है और जो उसका पर्सन है उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता और उससे वह बिल्कुल नहीं प्रभावित होता। ऐसे वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट कहते हैं, है ना। देखो, वर्ब नॉट लिमिटेड, यस नॉट लिमिटेड, यहाँ पर है नॉट लिमिटेड बाय द पर्संस एंड नंबर इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। सब्जेक्ट और वर्ब का एक फंडा है और दोनों में एक तालमेल होना चाहिए जिसको एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में एक अलग से आपको मैं वीडियो दूंगा और वह काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट का जो पर्सन है और सब्जेक्ट का नंबर है उससे हमारा वर्ब कैसे गाइड होता है। तो जो गाइड होता है वह हम लोग फाइनाइट वर्ब के रूप में जानेंगे और जो उसका कोई असर नहीं पड़ता ऐसे को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जानते हैं और जानेंगे। और इस तरह से इसको हम लोग दो वाक्यों के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, he goes to the school to study, राइट, he goes, है ना। और फिर दूसरा जो सेंटेंस है वह भी मेरा they go to school to study। आप देखेंगे पहले वाक्य में ही मेरा सब्जेक्ट है, ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही जो है बिल्कुल सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब भी कैसा किए हुए हैं, सिंगुलर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और दूसरे वाक्य में जो दे है वह प्लूरल है। ठीक है, बहुवचन है, दे का मतलब वे लोग होता है, बहुवचन होता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो वर्ब यहाँ पर दिया गया है वह भी बेचारा प्लूरल है, प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, यहाँ पर यह देखा कि जैसे ही सब्जेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं हमारा वर्ब भी उसकी प्रकृति के हिसाब से चेंज हो जाता है। मतलब हमारा वर्ब यहाँ पर इसके सब्जेक्ट और नंबर से गाइड हो रहा है। बिल्कुल। अब आगे देखें इसी सेंटेंस का अगला सेगमेंट जिसमें लिखा है कि he goes to the school to study। ठीक है, टू स्टडी, राइट। यहाँ पर ही जो मेरा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर टू स्टडी लिखा हुआ है। ठीक है, दे मेरा सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से यहाँ पर स्टडी किया हुआ है, टू स्टडी लिखा हुआ है। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, राइट, इसमें कहाँ फर्क कोई नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां फर्क नजर नहीं आ रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट। क्या कहेंगे, इसको नॉन फाइनाइट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य में उनकी क्या भूमिका होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखें। तो इसके तीन रूप हैं मुख्य रूप से नॉन फाइनाइट का। जो फर्स्ट है द इन्फिनिटिव,
ठीक है। नंबर 2 द जिरंड, और थर्ड में है द पार्टिसिपल। ठीक है। अब बारी बारी से इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनेटिव का क्या काम है और जिरंड का काम क्या है और पार्टिसिपल का क्या काम है। ठीक है। तो जैसा कि स्पष्ट है, द इन्फिनेटिव जो होता है वाक्य में सरल शब्दों में अगर आपको बताया जाए तो किसी शब्द जो वर्ब है उसके पहले टू लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वह इन्फिनेटिव है ना। जैसे कि टू स्टील, टू फॉरगेट, टू राइट, है ना, ये सब क्या है, वर्ब है। और वर्ब के पहले हमने क्या लगाया है, टू लगाया है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसका सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, इसका सेंटेंस में फंक्शन होता है एक सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में जब होता है तो हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका रोल जो होता है नाउन के रूप में होता है ना। इन्फिनेटिव का रोल जो होता है नाउन के रूप में होता है, इन्फिनेटिव का रोल जो होता है नाउन के रूप में होता है। ठीक है। अब सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे। टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट क्या है भाई, टू फाइंड फॉल्ट यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट हो गया ना। टू फाइंड फॉल्ट इज, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू अर्न इज, टू अर्न इज ह्यूमन। ठीक है। तो इस तरह से यह जो है नाउन के रूप में काम करता है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्ट्रक्चर में टू नहीं भी लगा मिल सकता है। इसका मतलब है कि वहां पर टू छिपा रहेगा। इसका मतलब हम उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और परीक्षाओं में बड़ी स्मार्टली, बड़ी चालाकी से, है ना, बड़ी चालाकी से वहां पर आपको कहीं टू लगा देगा और कहीं टू गायब कर देगा। ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे, एक रूल है ग्रामर का जिसमें जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, राइट, मॉडल वर्ब्स जैसे कि हो गया विल, वुड, शैल, शुड, है, कैन, कुड, इस तरह के जो शब्द होते हैं, वर्ब होते हैं, उसको हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। और मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो मॉडल वर्ब जो होते हैं, मॉडल वर्ब बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बार बार मैं कह रहा हूं, मॉडल वर्ब बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब विदाउट टू, बेयर का मतलब विदाउट टू, मतलब जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म विदाउट टू, है ना। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, आई कैन प्ले। कैन क्या है, कैन एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब में कभी भी उसके आगे हमको टू नहीं लगाना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आई कैन स्विम, आई कैन प्ले, यू मे गो। इस तरह से यहाँ पर एक कैन जो है आपका मॉडल है और यह टू प्ले जो है यहाँ पर टू जो है नहीं लगा, मतलब यह बेयर फॉर्म में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है जेरंड। जेरंड की भूमिका क्या होती है, परफॉर्म्स द वर्क ऑफ नाउन। यहां भी नाउन की भूमिका में था, तो जेरंड भी नाउन की तरह काम करता है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं वर्बल नाउन। देखने में एक समान समझ का जो विद्यार्थी होगा वह तो यही समझेगा कि अब भाई स्विमिंग है, टॉकिंग है, रीडिंग है, क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह जरूर एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है ना, और वह भूल कर पाएगा। अगर वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की स्थिति आएगी तो वह सीधे क्या करेगा, वर्ब को टिक करके चलाएगा और इस तरह से उसका गलत हो सकता है। ठीक है। तो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक ही शब्द का, एक ही वर्ब का अलग अलग जो है पार्ट स्पीच चेंज हो जाता है, उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग कुछ अब देखेंगे यहां पर जेरंड में स्टीलिंग, फॉरगेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्विमिंग और इस तरह के जो शब्द लिखे रहते हैं उसको हम लोग जिरंड कहते हैं। ठीक है। तो कैसे जिरंड में क्या अंतर होता है इसको हम लोग देखेंगे। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप यहां पर बताइए स्विमिंग क्या वर्ब है, नहीं,
स्विमिंग जो है यहाँ पर नाउन की भूमिका में है। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर रखा हुआ है, इसका पोजीशन सब्जेक्ट के रूप में है। और अब हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सब्जेक्ट केवल नाउन और नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। तो स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की भूमिका में है और इसको हम लोग नाउन मानेंगे। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग जो है, तैरना क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसी तरह से एक सेंटेंस हम लोग कर सकते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग। तो यह सेंटेंस के कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहां पर यह नाउन की भूमिका में है। ठीक है। और तो इस तरह से हम लोग देखा कि जिरेंट जो है एक नाउन के रूप में आता है। ठीक है। अब देखेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी क्या होता है? यह स्टीलिंग है, फॉरगेटिंग है और राइटिंग है। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। और आपके सामने यहां पर है स्टॉलन, ब्रोकन, यह पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका मतलब यह है कि पार्टिसिपल जो होते हैं वह दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्रेजेंट का और एक होता है पास्ट का। और इसकी भूमिका जो होती है यहाँ पर वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में होती है। ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में होती है। क्यों एडजेक्टिव के रूप में क्यों होती है? क्योंकि इसका रोल जो होता है एडजेक्टिव का होता है। जैसे मैं कहूं कि अ डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। ठीक है। आई सा, मैंने एक देखा, कैसा देखा? डांसिंग गर्ल देखा, नाचते हुए लड़की को देखा। तो यहां पर ये डांसिंग क्या है? यह पार्टिसिपल के रूप में है ना। और यह इसके बारे में एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहां पर पार्टिसिपल हुआ। अब ब्रोकन चेयर, या ब्रोकन चेयर है ना। एक चेयर जो है ब्रोकन रूप में है, चेयर जो है एक रुको ब्रोकन के रूप में है। तो यहाँ पर यह क्या है? पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है और यह वर्बल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। हम लोग सीधे यहाँ पर मिसगाइड हो जाएंगे, अरे भाई तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है, क्रिया का तीसरा रूप है और यह जरूर से जरूर एक्शन वर्ड है या वर्ब है। लेकिन 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 यहाँ पर वह जो है वह एक एडजेक्टिव की भूमिका में है। चेयर कैसी है भाई? ब्रोकन चेयर है। अब ब्रोकन टूटी हुई ब्रोकन है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि किस तरह से नॉन फाइनाइट के तीन रूप होते हैं, द इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। और इसको हम लोग को, इस लेक्चर को समझना काफी आवश्यक है और इसे आप सभी बार बार इसको देख करके इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर से जरूर बनते हैं और इससे आपको प्रश्न आते हैं। और अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है वह की भूमिका क्या है, मतलब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ऐसी स्थिति में आप कभी नाउन लिख देंगे, कभी उसको वर्ब लिख देंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जब हम इस बात को समझ लेंगे कि नॉन फाइनाइट क्या होता है और फाइनाइट क्या होता है, उसके प्रकार रोल सेंटेंस में उसकी क्या भूमिका होती है, तो इस तरह की गलती नहीं होगी। तो इस तरह से अब इस कंसेप्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। बस आगे आने वाले वीडियो में इस पर और जो प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं देने की कोशिश करूंगा और आपको परीक्षा में अच्छा से अच्छा आप कैसा कर सकते हैं इसके लिए मैं लगातार आपका प्रयत्नशील बना रहूंगा। बस आप, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूं, बस आपका जो काम है बस आप करते जाइए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। दैट्स ऑल।